प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, चित्रकला विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, हम इन ई व्याख्यानों की श्रृंखला में आपके पाठ्यक्रम से जुड़े प्रत्येक नए ई लेक्चर में नए अध्याय के साथ में नए टॉपिक के साथ में बात करते हैं। और अभी जो ये ई लेक्चर चल रहे हैं उन ई लेक्चर्स में मैं अभी तक जो मेरे ई लेक्चर्स बनाए गए हैं उन ई लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, उनके बारे में मैं कुछ बताने का, मैं आपका रिवीजन जिसे कहते हैं कि अभी तक जो पढ़ाया है उसको रिवीजन करने के दृष्टिकोण से वापस ये ई लेक्चर को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अभी तक पढ़े गए टॉपिक्स के ऊपर हम शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में इनको हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इससे पहले के ई लेक्चर में हमने लोक कला के बारे में बात की कि लोक कला के अंतर्गत क्या होता है, पट्ट चित्रण क्या होते हैं, पट्ट चित्रणों के बारे में बात की कि लोक कला जो है वो लोक कला का एक रूप पट्ट चित्रण है। और पट्ट चित्रण की जो परंपरा है वो हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और बंगाल के पट्ट चित्र के बनाने वाले कलाकारों को पटुए कहा जाता है। और इन पट्ट चित्रों के बीच में देवी देवताओं के चित्र, चारों ओर के बॉर्डर में पशु पक्षी का चित्रण हमें देखने को मिलता है। और बंगाल के कालीघाट चित्र बहुत प्रसिद्ध है। और मैंने बताया था पट्ट चित्रण परंपरा चित्तौड़गढ़ के भीलवाड़ा और शाहपुरा में बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। और इन पर भोपे चित्र बनाते हैं जो चारण जाति के मुख्यतः होते हैं। और ये भोपे इन चित्रों को लेकर गांव में ले जाकर सायंकाल में खोलकर इसको दो बांसों के सहारे टांग देते हैं। और इसकी जो कथा होती है, पट्ट चित्रों में जो चित्रण होता है, उसको गाकर बजाकर सुनाकर बताते हैं। और साथ में भोपी जो होती है वो नृत्य करती रहती है। और इसी प्रकार देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी, रामकृष्ण जी की पढ़ बनाई जाती है। बिहार में मिथिला में मधुबन नामक गांव में पट्टचित्र बनाने का प्रचलन है, जो अब भी कागज पर बनाए जाते हैं। और इन चित्रों के विषय भारतीय पौराणिक कथाएं होती है। और इन चित्रों को अधिकांशतः गांव की स्त्रियां बनाती है। और महाराष्ट्र में चित्रकाथी इनको कहा जाता है। और इनके जो विषय होते हैं वो रामायण महाभारत आदि से जुड़े होते हैं। धार्मिक भित्ति चित्रों के अंतर्गत ये जो धार्मिक भावनाएं होती है उनको भित्ति पे अंकित करने का प्रथा हमने देखने को मिल रहा है। और ये लोक कला का एक विशिष्ट रूप है। होली, दीपावली, श्रावण तीज, नाग पंचमी, शीतला अष्टमी, करवा चौथ, गणेशोत्सव, विवाह उत्सव, अनेक व्रत उपवासों में भित्तियों को अलंकरण करने की परंपरा हमारे गांवों में हमको आज भी देखने को मिलती है। फिर आता है प्रिय विद्यार्थियों, शास्त्रीय कला के अंतर्गत क्लासिकल आर्ट के अंतर्गत हम बात करते हैं। तो जैसे जैसे प्राचीन काल से जनजातीय कला और लोक कला अपने स्वरूप को प्राप्त हुई, उसी प्रकार से शास्त्रीय कला भी अपने पूरे परिवेश में हमें देखने को मिलती है। और कलाकार के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है शास्त्रीय कला की। शास्त्रीय कला में कोई निश्चित सिद्धांत होते हैं, कोई निश्चित नियम होते हैं, उनसे जुड़ी हुई कला शास्त्रीय कला कहलाती है। और प्रत्येक कला किसी निश्चित नियमों को लेकर चलती है। और कलाकार को उसमें तकनीकी रूप से दक्ष होना आवश्यक होता है। और चित्रकला जो है वो लगातार अभ्यास, और कलाकार के लगातार अभ्यास और चिंतन मनन के कारण शास्त्रीय कला का जन्म होता है। और इसके कई संदर्भ हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें विश्वकर्म प्रकाश, मयमतम, चित्रसूत्रम, चित्रलक्षणम, शिल्प शास्त्र, सम्रांगण सूत्रधार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र आदि। और आलेख्य कामसूत्र के चतुर्थ आलेख्य में चित्र के षडंगों जैसे रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सादर्श, वर्णिका, भंग, इन्हीं आदि पर प्रकाश डाला गया है। और
चित्रों के प्रमाण के निर्धारण के लिए मानसोल्लास में अनेकों प्रकार बताए गए हैं। बौद्ध युगीन कलाओं का प्रारंभिक इतिहास और उनका विस्तृत चर्चा हमें ललित विस्तार में देखने को मिलता है। तो ये हमारी शास्त्रीय कला में शॉर्ट में बात करी हमने। अब आता है प्रिय विद्यार्थियों आधुनिक कला। आधुनिक कला क्या है जिसे हम आज के युग में देखते हैं। तो आधुनिक कला का जो आंदोलन है वो बंगाल स्कूल से माना जाता है, और इस कला के आधुनिक कला के जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो ईवी हेवेल, आनंद कुमार स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर और इनके नेतृत्व में कलाकारों ने समूह बनाया जो आधुनिक कला से जुड़े हुए बात करी, जिनमें एन.एस. गांगुली, दलाल बोस, शैलेंद्र नाथ डे, असित कुमार हंदार आदि युवा चित्रकार थे। और आधुनिक जो कला रही उसमें संचार के विकसित साधनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, और इनका प्रभाव संपूर्ण जनजीवन, साहित्य, संस्कृति आदि पर पड़ा है। और परंपरावादी 18वीं शताब्दी में परंपरावादी कलाओं का प्रचलन था, जो राजस्थानी, पहाड़ी आदि लघु चित्र शैलियों के रूप में चल रहा था। और किंतु यूरोप के इस नए कला आंदोलन का प्रभाव भारत पर गहरा पड़ा, और भारत में आधुनिकता लाने वाले कलाकार राजा रवि वर्मा थे, जिन्होंने तेल चित्रण में चित्रण करना आरंभ भी किया और एक छापा खाना भी खोला, जिससे उनके जो चित्र है वो फोटोकॉपी जिसको बोलते हैं, लिथोग्राफ मशीन, वो उन्होंने घाटकोपर में स्थापित की। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई, तो उनके साथ उनके कलाकार, उनकी कला परंपराएं भी भारत के साथ में आई, जिससे कि भारतीय कला को आधुनिक कला परिवेश में जाने का मौका मिला। और कई कला विद्यालय खोले गए, जैसे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर। तो इसमें कला पद्धतियों में व्यक्ति चित्रण, वस्तु चित्रण आदि पाठ्यक्रमों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये यूरोपीय प्रभाव ज़्यादा आने के कारण कुछ विद्वानों ने इसका विरोध भी किया, और इस विरोध स्वरूप पुनर्जागरण काल का हमें देखने को मिलता है। पुनर्जागरण काल भारत में हुआ, और पुनर्जागरण काल आधुनिक भारतीय कला की दृष्टि में बंगाल का पुनर्जागरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अवनींद्रनाथ ठाकुर को कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में प्राचार्य नियुक्त किया गया, जिन्होंने भारतीय कला इतिहास व प्राचीन कला, भारतीय कला मूल्यों की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया। और 1905 में इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना हुई, और इस समूह के कलाकारों ने यूरोपियन, चीनी, जापानी व भारतीय चित्र शैलियों से एक नई वाश तकनीक का निर्माण किया, जिसकी आत्मा पूर्णतया भारतीय थी। और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दार, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में इस चित्रण पद्धति का प्रचार प्रसार किया। और विभिन्न कला, अमृता शेरगिल, गगनेंद्रनाथ टैगोर, यामिनी आदि कलाकारों के नूतन प्रयोगों ने भारतीय चित्र परंपरा में नवीन प्राण फूंक दिए और भारतीय कला को स्वतंत्र चित्रण पद्धति की ओर उन्मुख किया। और मुंबई के फ्रांसिस न्यूटन सुजा के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल परिवर्तन था। और इन प्रगतिशील कलाकारों ने भारतीय कला जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए कलात्मक प्रयास किए, और अपनी चित्रकृतियों का प्रदर्शन देश विदेश के कई भागों में किया। और इससे प्रेरणा पाकर देश के कलाकारों ने भारतीय कला को एक नई दिशा और दशा दी। और इसी समय बड़ौदा कला महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिसने आधुनिक भारतीय कला को विदेशी प्रभाव से मुक्त कला को भारतीयता से आबद्ध किया। यहाँ से दीक्षित कलाकारों में गुलाम मोहम्मद शेख, के.जी. सुब्रमण्यम, भूपेन खग्गर, जयराम पटेल आदि ने विश्व पटल पर भारतीय कला मूल्यों को एक नई दिशा दी। और देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ललित कला अकादमियों की स्थापना ने आधुनिक कला व कलाकारों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ राष्ट्रीय कला केंद्रों की स्थापना में भी अपनी इस पहल में अपना योगदान दिया। इन्हीं सभी के अथक प्रयासों में भारत में आधुनिक कला, जो हमें आज के कलाकारों के चित्रों में देखने को मिलती है, की स्थापना हुई। ये हमने पढ़ा था अभी तक। और फिर प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो आगे कंटेंट आता है वो एक लेक्चर दिया था मैंने सृजनात्मक प्रवृत्तियों के बारे में, क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है,
और क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में भी मैंने ई लेक्चर बनाया था, उसको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सृजन से तात्पर्य जो है वो रचना करना होता है, और मानव जीवन का मूल मंत्र कला आदर्श जीवन का प्रतिबिंब है। कला सामाजिक यथार्थ का जीवंत चित्रण है। कला भावों की संवाहक है। कला सृजनकर्ता के मनोभावों का परिचायक है। आदि अनेक वाक्यों के मध्य विभिन्न कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों में अनगिनत कलाकृतियों का सृजन किया, और भारतीय दृष्टिकोण में कलाकारों को सृष्टा तथा उसकी रचना को सृजन कहा गया। काव्य शास्त्र में कवि अथवा कलाकार को सर्जक, काव्य या कला के रूप को सृजन कहा गया। और प्रागैतिहासिक काल से लेकर मानव जो है वो सृजनात्मक रहा है। उसने अपनी विचारों को, सृजनात्मक प्रवृत्तियों को गुफाओं के अंदर, कंदराओं के अंदर उकेरा, और आधुनिक कला में किसी भी कलाकृति में सृजन तथा सृजनकर्ता दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया। कोई भी कलाकृति कला तत्वों के संयोजन का परिणाम होती है, और सृजनात्मक प्रवृत्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के अनुसार वे कृतियां ही सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है जो ईश्वरीय प्रकृति या प्रकृति की प्रेरणा के फलस्वरूप बनाई गई हो। और महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, ने सौंदर्य व कलाकृति को देवी प्रेरणा के स्थान पर मानवीय सृजन प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना। इस प्रकार सृजनात्मक प्रक्रिया संवेदन की स्थिति में कलाकार के संपूर्ण मानसिक वैशिष्ट्य की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। अर्थात कलाकृति मानव मस्तिष्क की वह सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह अपने अनुभवों को किन्हीं कला तत्वों एवं सिद्धांत संयोजन के सिद्धांतों पर के आधार पर अभिव्यक्त करता है और अन्य के लिए संप्रेषित करता है। ये सृजनात्मक प्रवृत्तियां मानव में सहज रूप से बाल्यावस्था से ही देखी जा सकती है। इन जन्मजात प्रवृत्तियों में बच्चे का रोना, हंसना, बोलना, चित्र बनाना आदि आती है। इन सहज प्रक्रियाओं का कला के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी यह महत्वपूर्ण है। इन प्रवृत्तियों की सहायता से कला की शिक्षा सहज, सरल और नैसर्गिक रूप में से दी जा सकती है। फिर सृजनात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो हमने बात की थी। तो सृजनात्मक प्रक्रिया में कला में सृजनात्मक मौलिक चिंतन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है सृजनात्मक प्रवृत्तियां, और कला विचार को एवं सौंदर्य शास्त्रियों के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव मस्तिष्क के अंतर्गत सृजनात्मक प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्रत्येक कलाकार इन प्रक्रियाओं से गुजरता है, जो इस प्रकार है। निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया, ऑब्जर्वेशन। अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया, परसेप्शन। कल्पना की प्रक्रिया, इमेजिनेशन। सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, क्रिएटिव प्रोसेस। तो इसमें ऑब्जर्वेशन पे बात करेंगे, निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया को लेकर बात करेंगे। सृजन प्रक्रिया में निरीक्षण या देखना पहली स्थिति है। निरीक्षण के द्वारा किसी रूप का साक्षात्कार होता है। इसका कला में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका संबंध सीधा इंद्रियों से होता है। किसी भी वस्तु को भलीभांति अध्ययन करना, उसका आकार, रंग, रूप आदि का तुलनात्मक अध्ययन आदि कलाकार के विषय में महत्वपूर्ण बातें हैं। यही महत्वपूर्ण बातें इस कलाकार को सृजन के लिए प्रेरित करती है। और निरीक्षण के माध्यम से कलाकार न केवल कलाकृतियों की बाह्य स्वरूप को अंकित करता है, अपितु वह उस वस्तु विशेष के आंतरिक भावों को भी सहृदय के लिए संप्रेषित करता है, जो उसने महसूस किया, अनुभूत किया। सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा ही आधुनिक कला में कई वादों जैसे प्रभाववाद, बिंदुवाद तथा अभिव्यंजनावाद का विकास हुआ। अतः कला में निरीक्षण की प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज का जो ई लेक्चर था वो मैंने शास्त्रीय कला से शुरू करके और विभिन्न पटचित्रों के बारे में बताते हुए मैंने बनाया ये लेक्चर। तो आप ये जो मैंने PDF नोट्स आपको उपलब्ध कराए हैं उनको आप अध्ययन करें, उनको आप पढ़ें और इन ई लेक्चर्स को रिवीजन के साथ में देखें कि हमने क्या पढ़ा है इन ई लेक्चर्स के माध्यमों से। तो अब आपके एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आने वाला है, नज़दीक आ गया है, तो आपको इनको सचेत रहते हुए पढ़ना चाहिए। और आपकी जो सबमिशन फाइल है उसको आप कंप्लीट करें। और आपका जो ये असाइनमेंट मैंने दिया है, अगर आप असाइनमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, इन्हीं PDF नोट्स में से असाइनमेंट्स हैं,
तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छे अंकों से प्राप्त होंगे और इसके साथ ही ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा अपने विषय से संबंधित, तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो आप इन्हीं लेक्चर्स को देखते रहें, समझें। थैंक यू वेरी मच।